हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट टार्क कितना होगा, क्या वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, क्या वो ट्रांसलेट करेगा या नहीं करेगा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, क्या वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, क्या वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम अपने प्रीवियस एपिसोड में जाते हैं। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये देखा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे तो उस पर नेट फोर्स जीरो हुआ करता था ऑलवेज। और जब नेट फोर्स जीरो होगा, इनिशियली वो डाइपोल रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, और अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली रेस्ट में रहेगा, वो ट्रांसलेट नहीं करता है। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहां पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स एक्ट करेगा और फिर वो डाइपोल ट्रांसलेट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, और वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब जो हम लोगों ने टार्क का डिस्कशन किया था तो वहां पर टार्क आया था टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई इक्वल टू पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। टार्क जो है साइन थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हो गया, मीन्स वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर रखा गया है तो उस पर टार्क 0 हुआ करता था और वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा किसी एंगल पर अगर आपने रख दिया है तो उस केस में टार्क 0 नहीं होगा, वो रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तो फोर्स तो हमेशा 0 होता था, लेकिन टार्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि किस ओरिएंटेशन पर, मीन्स किस एंगल पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक यही एनालॉजी अब हम मैग्नेटिक डाइपोल पर करेंगे। वो मैग्नेटिक डाइपोल चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे करंट करेंग लूप हो, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे कंपास नीडल हो, चाहे मैग्नेटिक नीडल हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी अगर आप करंट करेंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, नेट टार्क कितना आएगा, टार्क का फॉर्मूला क्या होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कब वो टार्क 0 होगा, कब 0 नहीं होगा, कब मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांसलेट करेगा, कब वो रोटेट करेगा। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में उठ रहे हैं, इनका आंसर हमें इस हेडिंग में मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस पर कैसे जो है नेट टार्क हम कैलकुलेट करें। तो देखिए टॉपिक है आपका टार्क आने सर्कुलर करंट लूप। टार्क आने करंट लूप मीन्स किसी करंट लूप को आपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर कितना टार्क एक्ट करेगा। अब ये करंट लूप जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर करंट लूप हो, चाहे सर्कुलर करंट लूप हो, चाहे स्क्वायर करंट लूप हो, चाहे जिगजैग, चाहे एक एसिमेट्रिक शेप का हो। तो करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो हम एक मैग्नेटिक डाइपोल या एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, हमें कैलकुलेट करना है कि उस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट टार्क कितना होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। When a magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, F नेट इक्वल टू 0, उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, ये ऑलवेज होता है। और टाउ नेट इक्वल टू 0 और टाउ नेट नॉट इक्वल टू 0। नेट टार्क 0 हो भी सकता है, नेट टार्क 0 नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो कितने एंगल पर रखा गया है, मैग्नेटिक डाइपोल को किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड पर। आइए पहला केस हम कंसीडर करते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप।
जब भी हम कोई लूप कंसीडर करते हैं, जब भी कोई हम प्लेन लूप कंसीडर करते हैं, तो प्लेन लूप में एरिया वेक्टर का जो एंगल कंसीडर किया जाता है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एंगल कंसीडर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, वो उस प्लेन के लूप के परपेंडिकुलर से कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लूप के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, लूप के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेब्लिश हो गया, मींस नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के लंग होगा। किधर होगा, एक्स एक्सिस के लंग होगा। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। इसकी लेंथ को एक साइड हमने बी ले लिया, एक साइड ए ले लिया, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। अब हमें इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कि नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्सेस पर। आइए, हमने आपको इसके पहले डिस्कशन किया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाता है तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ये रेक्टेंगुलर लूप 4 वायर से मिलकर बना हुआ है, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब इस लूप पर अगर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन 4 वायर्स पर हम 4 वायर्स पर फोर्स फाइंड आउट कर लें, उनका इसके वेक्टर सम कर लें तो नेट फोर्स पता लग जाएगा। आइए हम बात करते हैं बीसी की। जो बीसी कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, ये इसमें भी आइडियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, तो बीसी वायर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा। हम बात करें डीए कंडक्टर की, तो डीए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखा है, इसमें करंट आइडियल इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, थीटा 180 डिग्री है, तो डीए कंडक्टिंग वायर पर या डीए आर्म पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ना बीसी आर्म पर लगेगा ना डीए आर्म पर लगेगा, इन दोनों कंडक्टिंग वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब बची 2 आर्म्स, एक बची ए बी साइड, एक बची सी डी साइड, इन दोनों साइड पर फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स। अब ए बी वायर की बात करें तो ए बी में करंट है आई एल, जो है देखिए ये वाई एक्सिस के लंग, अगर इसको हम एक्स एक्सिस ले लें, इसको वाई एक्सिस ले लें और हम ये कंसीडर कर लें कि ये ए बी सी डी लूप को हमने एक्स वाई प्लेन में रखा है, हम ये कंसीडर कर लें ए बी सी डी लूप को हमने एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो उस केस में यहाँ जो ए बी है इसमें आई एल की डायरेक्शन जो होगी वो आपके ए से बी के लंग होगी, वो आई एक्सिस के लंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के लंग होगा, वो आई कैप के लंग होगा। तो आइए देखें इस पर फोर्स कितना लगेगा। DA and BC are anti-parallel and parallel to the magnetic field, so F equal to IBL sin theta unit vector n equal to 0। मीन्स आपका जो BC और DA है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल है, इसलिए इन पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। ओनली AB एंड CD विल एक्सपीरियंस फोर्स। जो आपकी AB और CD दो साइड्स हैं इन्हीं पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इन्हीं पर फोर्स एक्ट करेगा। आइए हम देखते हैं AB पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। ये AB है और AB आपका ये है, देखिए AB ये है, इसमें करंट जो है देखिए इस डायरेक्शन में है, तो I इंटू DL क्या होगा, Y डायरेक्शन में होगा, तो DL यहाँ पर I लेंथ कितनी है इसकी B है, तो I इंटू B किस डायरेक्शन में होगा, J कैप के अलग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ से साउथ में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस के अलग, तो मैग्नेटिक फील्ड आई कैप होगा। इस पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो F1 इक्वल टू वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू होता है आई ए बी आई एल क्रॉस बी होता है, तो आई ए बी जे क्रॉस बी आई कैप हो जाएगा। ए बी की लेंथ बी है तो आई बी जे क्रॉस बी आई कैप हो जाएगा। जे क्रॉस आई देखिए ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें प्लस साइन के साथ थर्ड वेक्टर दे देगा। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव साइन के साथ थर्ड वेक्टर देगा।
वेक्टर आई कैप क्रॉस वेक्टर जे कैप इक्वल टू वेक्टर के कैप हो जाएगा, वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव साइन के साथ थर्ड वेक्टर देगा, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे माइनस जे आ जाएगा। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट निगेटिव साइन के साथ थर्ड वेक्टर आएगा। तो यहाँ देखिए जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएगा, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, तो ये फोन माइनस के कैप हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ए बी कंडक्टर पर या ए बी साइड पर जो फोर्स लगेगा वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसको हम सर्कल क्रॉस के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, सर्कल क्रॉस के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम बात करें सी डी पर। सी डी देखिए ये है, इसमें आई एल की डायरेक्शन होगी सी टू डी निगेटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लंग है, तो ये हो जाएगा आई सी डी क्रॉस बी, तो आई बी माइनस जे कैप इंटू बी आई कैप, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस के हो जाएगा, तो एफ टू आ जाएगा आई बी बी प्लस के कैप आ जाएगा, एफ टू हो जाएगा आई बी बी प्लस के कैप आ जाएगा। ये आपका एफ टू हो गया। इस एफ टू की डायरेक्शन जो होगी, एफ टू की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड होगी, और यहाँ पर एफ वन की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव जेड एक्सिस के लंग इस पर फोर्स लगेगा, इस पर पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग फोर्स लगेगा, और ये दोनों फोर्स एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ मोमेंट ऑफ कपल लगेगा और इनके बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगी। तो आइए देखें अब नेट फोर्स, चलो देखें कि नेट फोर्स कितना ऐड करेगा, तो एफ नेट हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू, तो हो जाएगा माइनस आई बी बी प्लस आई बी बी इंटू के कैप, तो नेट फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा। तो देखें नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को चाहे जिस शेप का हो चाहे जिस साइज का हो, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स इस पर 0 हो गया। अब हम टार्क की बात करें तो यहाँ पर दो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, एक F2 एक्ट कर रहा है, एक F1। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो इनका टार्क 0 नहीं होगा, ये एक टार्क का फॉर्मेशन करेंगे, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है। तो ये जो आपका ये जो कॉइल है या ये जो लूप है ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा। तो आइए हम देखते हैं टार्क कितना एक्ट करेगा। एम पॉइंट को अगर मिड पॉइंट हम ले लें जो कि एक्सिस ऑफ द इस सर्कुलर लूप कहलाएगा, एम पॉइंट के अबाउट अगर हमें टार्क निकालना है तो F2 का टार्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, F1 भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एम पॉइंट के अबाउट, तो दोनों के टार्क सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो आइए देखें नेट टार्क क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू ए बाई टू प्लस F2 इंटू ए बाई टू हो जाएगा। F1 की वैल्यू रख दीजिए, F इक्वल टू होता है आई बी एल, तो F इक्वल टू आई बी एल, देखिए F1 ये है आई बी बी, तो आपका हो जाएगा आई बी बी इंटू ए बाई टू, आई बी बी इंटू ए बाई टू, तो हो जाएगा आई ए बी बी बाई टू, आई ए बी बाई टू, तो हो जाएगा आई ए बी इंटू बी। अब ए इंटू बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है, ये कैपिटल ए हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ये एरिया हो जाएगा किसका, इस लूप का, ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया आ जाएगा, तो हो जाएगा आई ए इंटू बी, तो आपका आ जाएगा ये a इक्वल टू ए आ जाएगा, तो आपका टाउ इक्वल टू हो जाएगा आई ए बी, देखिए ये है आई ए बी हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा। और आई ए जो होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, आई ए बी जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, एम इक्वल टू आई इंटू ए होता है, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्या हो जाएगा आई इंटू ए हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी, ये आ जाएगा मैग्नेटिक टार्क, ये आ जाएगा मैग्नेटिक टार्क या टार्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर। तो ये तो पहला केस रहा जब हमने लूप के प्लेन को रखा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे, जब लूप के प्लेन को कुछ एंगल थीटा बनाते हुए रखेंगे तब क्या होगा। आइए देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हम लूप के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना लें, किसी एंगल पर ले लें तब क्या होगा मैग्नेटिक टार्क। देखिए आइए सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड, नाउ वी कंसीडर दैट प्लेन ऑफ द लूप मेक्स सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये मान लिया कि ये जो लूप है ए बी सी डी, इस पर इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है।
इसका प्लेन मैग्नेटिक एंगल से थीटा एंगल बना रहा। अब हमें देखना है कि टार्क कितना होगा, इस पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना एक्ट करेगा। देखिए, लेट नॉर्मल टू द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये कंसीडर कर लिया कि ए बी सी डी ये लूप है और इस लूप पर जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर है वो आपका ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा। मीन्स हमारा लूप जो है वो आपका ये है और इस पर हमने नॉर्मल ड्रा किया है। ये आपका लूप है, लूप पर मैंने नॉर्मल ड्रा किया है, ये लूप है, लूप पर नॉर्मल ड्रा किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप पर ड्रा किए गए नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, फोर्सेज ऑन द आर्म्स BC एंड DA। देखिए ये BC है और DA है। अब BC और DA पर फोर्स 0 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों पर फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होगा तो नेट फोर्स 0 होगा। ये कोई टार्क का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। देखिए, फोर्सेज ऑन आर्म्स ABC एंड DA आर इक्वल अपोजिट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। इस कॉइल का एक्सिस ये माना जाएगा, ये इस कॉइल का एक्सिस ये हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट करेगी। तो यहाँ BC और AD पर जो फोर्स एक्ट करेंगे, इस कॉइल के एक्सिस के अलॉन्ग एक इधर एक्ट करेगा, एक इधर, दोनों को लीनियर होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, ये कैंसिल कर देंगे। BC और AD पर जो फोर्स होंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट को लीनियर होंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए, फोर्सेज ऑन द आर्म्स BC एंड DA आर इक्वल अपोजिट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल which connects the CM of the BC and DA being collinear along the axis, they cancel each other resulting no net force। means ये जो BC और AD है, तो BC पर देखिए, BC पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा आपका और AD पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट को लीनियर होंगे तो नेट फोर्स इनका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन पर नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा। अब बचा आपका, अब दो आर्म्स बची AB और CD। AB और CD, द फोर्सेज ऑन AB एंड CD आर F1 एंड F2, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। F1 पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये CD पर वर्टिकल अपवर्ड एक्ट करेगा। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन थीटा होता है, तो I और B जो हो जाएगा B और B साइन थीटा, साइन आपका 90 हो जाएगा, तो IBB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IBB हो जाएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा IBB लगेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस पर जो फोर्स लगेगा IBB आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा। सिंस these are not कोलिनियर, ये फोर्स कोलिनियर नहीं है, ये फोर्स जो होंगे सेम लाइन में नहीं। these are not कोलिनियर, दे फॉर्म ए कपल, ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा और इस साइड पर जो फोर्स एक्ट करेगा, ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे। टार्क अबाउट द पॉइंट M। अब यहाँ पर देखिए, ये फोर्स F1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लेंथ आपकी A हो गई, तो ये मिड पॉइंट है, ये A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये A/2 है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये A/2 साइन थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? A/2 साइन थीटा हो जाएगी ये आपका। और यहाँ पर ये साइड जो हो जाएगी ये A/2 साइन थीटा हो जाएगी, ये A/2 साइन थीटा हो जाएगी। जब हम इसका टार्क निकालेंगे तो देखिए, इसका जब हम टार्क निकालेंगे तो टार्क हो जाएगा F1 ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 साइन थीटा और प्लस F2 ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये A साइन थीटा/2, A/2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका। अब F1 F2 की वैल्यू हम पुट कर दें, F1 F2 हमारा कितना है? IBB के इक्वल, तो हो जाएगा IBB A/2 साइन थीटा प्लस IBB A/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा IAB साइन थीटा इंटू B। तो हम लिख सकते हैं IAB साइन थीटा। अब एरिया होता है A इक्वल टू A इंटू B, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा इस लूप का, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा IAB साइन थीटा। हमें पता है कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, तो इसको, और M होता है M इक्वल टू IAB होता है, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, M होता है IAB, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, IAB M हो जाएगा। I जो है टाउ इक्वल टू होता है I इंटू A, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ये आपका
ये आपका यम इक्वल टू होता है आई इंटू ए, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा यम बी साइन थीटा, और यम टाउ इक्वल, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर यम क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? वेक्टर यम क्रॉस बी। अब अगर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो m इक्वल टू एन आई हो जाएगा, तो उस केस में टाउ इक्वल टू m क्रॉस b हो जाएगा, या एन आई ए बी साइन थीटा एन का एफ हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा एन का एफ हो जाएगा। अगर हम साइन और मैग्नीट्यूड की बात करें तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा बी आई एन ए साइन थीटा। क्या? बी आई एन ए साइन थीटा। अब अगर हम साइन थीटा को 90 ले लें, मीन्स क्वाइल के लूप पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो टाउ मैक्सिमम होगा, वो हो जाएगा बी आई एन ए। क्या हो जाएगा? बी आई एन ए। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा बी आई एन ए। याद कैसे रखेंगे? तुम्हारे बिना, इसको तुम्हारे मान सकते हैं, इसको बिना, तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा बी आई एन ए। तो जब भी कोई करंट करेंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा जाता है कि उसका लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो उस केस में उस पर ड्रा किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और मैक्सिमम टॉर्क उस पर ऐड करता है, तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा बी आई एन ए। ठीक ना? जिसको आप बिना से याद कर सकते हैं। तो ये रहा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टार्क है वो साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जब थीटा 0 या 180 डिग्री होगा, मीन्स मैग्नेटिक लूप पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो टार्क 0 हो जाएगा। साइन थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम टार्क मैक्सिमम होगा। तो मैग्नेटिक टार्क इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक डायपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा है। अगर 0 या 180 डिग्री पर रखेंगे तो टार्क 0 हो जाएगा, और बाकी 90 पर रखेंगे तो टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। आप इसको वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं जैसे टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई हम लोगों ने पढ़ा था। तो पी की जगह पर यम आ गया और ई की जगह पर बी आ गया। तो टाउ इक्वल टू हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी क्रॉस ई पढ़ा था, यहाँ टाउ इक्वल टू यम क्रॉस बी पढ़ेंगे। वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये रहा मैग्नेटिक टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये टॉर्क एक्ट करेगा। ओके।